ऐसा हो गया है, बाजार में अगर चोर आते हैं तो ये लोग चोर को पकड़ने के बजाय दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं। चोरों को पकड़ना क्या चाहिए, आपका काम चोर पकड़ना है, दुकान बंद करवाना नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके पास होने के बावजूद भी आप एंटरटेन कर रहे हैं किसी को, अंदर जाएं आप हवाला देते हैं कि हम पीस मीटिंग करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। हु आर द स्टेक होल्डर्स? कल को आपके घर में आके मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरी आस्था है, आप अपना घर छोड़ के जाएंगे? वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। किसकी इजाजत से आप अंदर गए? Who allowed you? And who is district administration to interfere into the religious matters? आप कह रहे हैं मामला वहां पे संगीन था, हालात खराब थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मेंटेन करें। आप उसको मेंटेन ना करने हुआ आप 10 को परमिशन दे रहे, 20 को परमिशन दे रहे, स्टेक होल्डर से बात करें, पीस मीटिंग करें। कहीं की पीस मीटिंग करें आप? तो एमपी और एमएलए को रोकने के लिए आपके पास दम नहीं है? क्या वो लीगल काम कर रहे थे वहां पर आके? रैली जब निकाल रहे थे क्या वो लीगल थी? 500 से ज्यादा लोग आपके खुद के नाफिज किए हुए ऑर्डर को उल्लंघन कर रहे थे, उस वक्त आप बैठ के तमाशा देख रहे थे? अगर किसी एक पुलिस वाले के ऊपर अगर पत्थर अगर गिरता है, अगर उनको मामूली से चोट अगर लगती है तो 307 केस डालते हैं। सेक्शन 307 के अंदर करके 160 लोगों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको तमाम लोगों को जेल के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि ये पूरे क्रिमिनल्स हैं। कैसा क्रिमिनल्स होते हैं? औरतें हैं वहाँ पर, 9 औरतों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, 20 नाबालिग बच्चों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 1 घंटे के अंदर आपको पता चला है कि ये लोग कत्ल मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। 307 का मतलब क्या है? अगर किसी आदमी को हम मारते हैं, जख्म अगर ऐसा जख्म होता है जिसकी वजह से मौत हो सकती है, उसी सूरत में ही 307 डालना होता है। यहाँ पर किसको इंजरी हुई? कंप्लेंट में खुद वो कंप्लेंट के जो क्राइम नंबर 29 के अंदर जो है, कंप्लेंट के अंदर इंटरनल इंजरी लगी है। इंटरनल इंजरी के ऊपर 307 केस। तो इनके ऊपर अगर 307 केस हो रहा है तो सबसे पहले वो 10 लोगों के ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वजह से ये हादसा यहाँ पर सामने आया। अगर वो आते नहीं, अगर वो 144 को अवॉय करते, वो कानून को मानते, डीसी के ऑर्डर को अगर मानते, अगर वो एंट्री नहीं करते, जुलूस नहीं निकालते, दरगाह के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, तो ये माहौल होता नहीं। सबसे बड़े फसाद की जड़ वो कुछ एमएलए, वहाँ का बिदर का एमपी और कुछ लोग जो फिरका परस्त सोच रखने वाले, जो जात पात के नाम पर बांटने वाले लोग जो है वहाँ ये कर रहे हैं। आज वहाँ आलंद के लोग सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, आलंद में पूरे मजहब के लोग वहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते से उनका कोई कारोबार नहीं है। वहाँ पर लेबर वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है उनको, लोग घर में चूल्हा नहीं चल रहा है और ये लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो 10 लोगों की वजह से पूरे एंटायर आलंद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट पूरे लोग का वहाँ पर परेशान है। वहाँ पर उनके ताल्लुक से कोई सोचने वाला नहीं है हुकूमत को खुश करने के लिए, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है इस मुल्क में, जितना मुसलमानों को जुल्म करेंगे, जितना मुसलमानों को तकलीफ देंगे, उतना ही वहाँ पर वाहवाही होती है। एक अच्छा ऑफिसर बोलकर सर्टिफिकेट मिलता है उनको, अच्छा ऑफिसर सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल। 1967 से इसकी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने वाले लोग अब तक उसके अंदर कामयाब नहीं हुए। जितने भी केसेस दाखिल करे हैं वो तमाम केसेस डिसमिस हो चुके हैं, तमाम के तमाम केसेस डिसमिस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहाँ पर चैतन्य लिंग है बोलकर वहाँ पर कहते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहता हूँ, आपने भी प्रेस मीट में कहने, वहाँ पर टेम्पल नहीं है, वहाँ पर लिंग है। कैसे आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? वो एक इबादत गाह है, वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी गैजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके अंदर दूसरी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी का एक मर्तबा डिक्लेयर अगर होता है तो उसका कैरेक्टर, उसका ऑब्जेक्ट जो वक्फ प्रॉपर्टी का ये करना होता है उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये कानून कहता है। आप पढ़ना चाहिए, आप काबिल लोग हैं, हम काबिल लोग नहीं हैं। आप IAS IPS पास करने वाले, आप छोटे मोटे लोग हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे, बहुत अच्छी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिला इंतजामिया से, आप अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी सोच रखते होंगे, अच्छा जज्बा रखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो रहा है आंख बंद करके नहीं बढ़ सकते। बेगुनाह लोग वहां पर जेल के अंदर, उसके बारे में आपको सोचना होगा। जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। 144 इंपोज करते हैं। 144 इंपोज करने के बाद कुछ लोग रैली लेकर निकलते हैं, नारे मारते निकलते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोलकर वो स्लोगन्स लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। यहाँ पर जात पात की एनिमिटी नहीं हो रही है, सिर्फ 188 के सेक्शन 188 के तहत उनको केस रजिस्टर्ड करते हैं। क्यों उनके खिलाफ 153 है क्यों नहीं डालते? क्यों दंगा करने के लिए उनके ऊपर केस क्यों नहीं, सेक्शन क्यों नहीं आ सकता था? क्यों 143, 147, 148, 149, 153, 295 केस क्यों नहीं डाल सकते थे? सिर्फ 188 के है 200 रुपीज फाइन है।
200 रुपीज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, छोटा केस, ऐसा कर रहे हैं, इतना ये करके बहुत बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। वो कमाल का काम नहीं, ये बीजेपी की हुकूमत जो है उनको खुश करने के लिए, ये लोगों को वाहवाही उनकी लेने के लिए, ये लोग यहाँ पर मुसलमानों को जितना ज़्यादा जेल में डालेंगे उतना बीजेपी की हुकूमत खुश होती है बोलकर ये डिप्टी कमिश्नर, एसपी, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। हुकूमत वहाँ की दरगाह कमेटी को क्या पावर्स हैं? दरगाह कमेटी मेंटेन्स डे टू डे अफेयर्स, रिलीजियस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो लोग कैसे आ सकते हैं इसके अंदर? वक्फ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? पूजा करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है? क्या वो मुजरई इलाके का डिपार्टमेंट है? इनको इतना समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस रोकने की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस? लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है? आपने देखा है इसको? कौन इसका दावा करता है? व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? व्हाट राइट्स दे हैव? जैसा कि आपने बताया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जब बात आती है तो ये जिला इंतजामिया को सोचना चाहिए कि इलीगल लोग जहां पर एंटर हो रहे हैं तो वो उनको इकदाम लेना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून सबके लिए एक है ना। जब आप आम लोगों को रात में 3 बजे से 5 बजे उठाकर अंदर भेज सकते हैं तो एमपी और एमएलए को रोकने के लिए आपके पास दम नहीं है? क्या वो लीगल काम कर रहे थे? वहां पर आके रैली जब निकाल रहे थे, क्या वो लीगल थी? 500 से जायद लोग आपके खुद के नाफिज किए हुए ऑर्डर को उल्लंघन कर रहे थे, उस वक्त आप बैठ के तमाशा देख रहे थे। 1 मार्च को शाम में अलंद के जो दरगाह का जो इशू हुआ था, डीसी साहब ने खुद मीडिया चैनल्स के सामने, आप लोगों के सामने, खुद डीसी साहब ने शाम में क्या कहा था कि पूरा पीसफुल हुआ है, पूरा जो माहौल था पूरा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब मीडिया वाले उनसे सवाल करे कि थोड़े पत्थर फेंकने के वाक़े आए ना, तो डीसी साहब ने खुद कहा है कैटेगोरिकली कि सिर्फ 3 या 4 पत्थर गिरे हैं। फिर एक मीडिया वाले ने पूछा डीसी साहब को, एक आपका कार के ऊपर भी एक पत्थर गिरा ना? तो डीसी साहब ने कहा एक छोटा पत्थर मेरे कार के ऊपर गिरा है, आप इसको बड़ा मत बनाइए, सब पीसफुल हुआ है। दरगाह कम्युनिटी होंगे, दोनों यहाँ के जो दोनों भी पक्ष हैं वो पूरे जने अपने कोऑपरेट किया है, सभी मामला सही हुआ है बोलकर गए हैं। और वहाँ पर वहाँ के लोग ने एसपी और डीसी साहब का जिंदाबाद कहा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, पूरा पीसफुल माहौल के तरीके से जो कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? एसपी मैडम को कहाँ से प्रेशर आया? कौन से स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट मिनिस्टर का या कौन से यूनियन मिनिस्टर का प्रेशर आया कि डीसी साहब एक जगह कहते हैं कि सब पीसफुल हुआ, सिर्फ 2-3 पत्थर पड़े थे बोलकर। ये 2-3 पत्थर जिसने फेंका था उसके लिए क्या आप 170 लोगों को अरेस्ट करेंगे? कौन ये 2-3 पत्थर फेंके थे? आप बोल रहे हैं वीडियो से आपके पास, वो सिर्फ 2-3 पत्थर जो फेंके थे। 3 पत्थर कौन फेंक सकता है? 3 लोग या 4 लोग फेंक सकते हैं। आप उनको अरेस्ट करना छोड़कर 170 लोगों को अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट किस अंदाज में करते हैं? रात के अंधेरे में, सुबह फजर से पहले आप घरों पर जाकर ऐसा हमला करते हैं, किसी एक टेररिस्ट लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला करके अरेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं। 3 तारीख को ईशा मैडम का, एसपी मैडम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उनकी स्टोरी पूरी अलग है। डीसी साहब जो 1 तारीख को जो स्टेटमेंट देते हैं उसका अलग है। इसका मतलब क्या? किसके प्रेशर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अलंद के मासूम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। डीसी साहब ने तो पूरी खुली तौर पे कहा कि पूरा पीसफुल है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ठीक होगा। लेकिन किसके प्रेशर में ये 170 लोगों को अरेस्ट करे? बोलो। औरतें जो बाथरूम में थे उनको बाथरूम से खींच के निकाला गया, नाइटी में अरेस्ट किया गया। लोगों के पास चप्पलें नहीं थे, बनीनों में अरेस्ट किया गया, चड्डियों के ऊपर खींच के उनको अरेस्ट किया गया, घरों से लेकर पुलिस स्टेशन तक मारते हुए उनको लेके गए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रहा है कि सब पीसफुल है, सब जने एक दूसरे को थैंक यू बोले गए। रात में ऐसा किसका प्रेशर आया जिसकी वजह से ये सब कार्रवाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, खुद डीसी और खुद एसपी मैडम ने कहा कि 3-4 दिन पहले ही एक फार्मूला तय हुआ था कि 10 लोगों को जाने का, एक पूजा करने का तय हुआ था। जब 10 लोगों को जब तय हुआ तो फिर 500 लोगों को मजमुआ लेकर, प्रोगेटिव स्पीचेस लेकर, भगवंत खुबा साहब के नेतृत्व में 500 लोग कैसे एंटर होते हैं आलंद में? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब 10 लोगों को, खुद आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं कि 10 लोगों को परमिशन थी, तो फिर 500 लोग प्रोगेटिव स्पीचेस के साथ आलंद के दरगाह के सामने कैसा है? वहाँ पे जितने लोग भी दरगाह के लोग जो मुस्लिम्स के जो जमा हुए थे, अपनी दरगाह की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने घरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर जमा हुए थे। क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, शिमोगा में खुद ईश्वरप्पा साहब ने एक मॉब को जब लीड किया था, वहाँ पर क्या तबाही मचाई है ये हिंदुत्ववादी गुंडों ने, हम सबके सामने है। त्रिपुरा का वाक़या है, मुजफ्फरनगर का वाक़या है, नल्ली का वाक़या है। जब ये लोग एक झुंड की शक्ल में जब निकलते हैं
ना मस्जिद देखते हैं, ना मंदिर देखते हैं, ना घर देखते हैं, ना दुकान देखते हैं, सब तबाह करके जाते हैं। दरगाह की हिफाजत के लिए, घरों की हिफाजत के लिए वो जो 1,500-2 हज़ार अलंद के लोग जमा हुए थे, अपने घरों के और दरगाहों की हिफाजत के लिए जमा हुए थे। जो बचाने के लिए जमा हुए थे वो आरोपी हुए, और जो दंगाई बाहर से आए थे वो लोग हीरो हो गए। ये जो दोहरी नीति जो ये लोग अपना रहे हैं, इसके खिलाफ हम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। और जहाँ भी ये जो जेल में बीदर के जेल में, बीजापुर के जेल में, रायचूर के जेल में, बल्लारी के जेल में जितने लोग भी मासूम लोगों को जेल में डाले हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको लीगल एड दिया जा रहा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो लापरवाही हुई है और ये जो हिडन एजेंडा के तहत जो काम बीजेपी गवर्नमेंट की है, इसको हम आगे दिनों में एक्सपोज करेंगे। तकरीबन 2 महीने पहले मोहन भागवत की यहाँ पर विज़िट हुई थी, और इस विज़िट के बाद इस नॉर्थ कर्नाटका के पूरे इलाके को ऐसा लगता है कि जो है एक कम्युनल पॉलिटिक्स का टारगेट बनाया गया है। हिजाब के इशू में साउथ कर्नाटका में माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई, और ऐसे बेशुमार ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। उसमें से एक जो सामने आया है, मंजर आम पे आया है, वो अलंद का दरगाह के फसील के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर ये क्लेम कि वहाँ पर एक शिवलिंग मौजूद है और वहाँ पर एक ज़माने क़दीम से पूजा हो रही है, ये क्लेम करके सुभाष गुत्तेदार ने इस बात की इब्तिदा की, और उसको सपोर्ट करने के लिए तमाम तर आरएसएस के और दीगर बजरंग दल वगैरह, राम सेना, ये लोग आगे आए और ये लोगों ने माहौल बनाना शुरू किया, अलंद चलो का नारा लगाया, और उसको साथ देने, क्योंकि इनको पॉलिटिकल छत्र छाया होना है, यानी कि जो है उनको एक अम्ब्रेला के अंदर आना है, चाहे वो अप्पू गौड़ा पाटिल हो, चाहे वो सुभाष गुत्तेदार हो, चाहे वो कोई और हो, क्योंकि ये लोग आरएसएस का सपोर्ट चाहते हैं, आरएसएस की जो है गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो मोहन भागवत के इशारों पर काम करें, और आरएसएस जो आइडियोलॉजी पर काम करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, हेट्रेड की पॉलिटिक्स जो चलाती है, उसको अमल दरामद जब तक नहीं करेंगे, उनका इस इलाके में हो सकता है कि जो है टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कम्युनल एजेंडे के तहत लोगों में फ़िरका परस्ताना माहौल बनाकर एक दूसरे के, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा करना और उनके अंदर नफरत पैदा करने के लिए ये काम किया गया है। जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर कंप्लीट प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इज़ अंडर कंप्लीट प्रेशर ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल, ये जो आइडियोलॉजिकल जिसको आका मानते हैं आरएसएस, उसके प्रेशर में ये मुसलमानों को ही टारगेट करके ये काम किया जा रहा है। चाहे वो खूबा हो, चाहे वो अप्पू गौड़ा हो, चाहे वो तेलकुर हो, चाहे वो मत्तीमडू हो, ये तमाम तर लोग उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनके दबाव में काम कर रहा है। अब उस दबाव के चलते 144 सेक्शन का जो क्लियर कट वायलेशन हुआ है, उसको एक मियर 188 का सेक्शन लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मारा है। इस एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो लोग बाहर से आने वाले लोगों को, ये तमाम तर जो लीडर्स हैं ये सब बाहर के लोग हैं, वहाँ का लोकल कोई नहीं है। सर भगवंत खूबा तो लोकल एमपी हैं। लोकल एमपी है तो अभी वो जो है अलंद का नहीं है, वो तो वहाँ पर बिदर में रहता है। अलंद के रेसिडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अलंद 144 का वायलेशन कौन कर रहा है? ये लोग बाहर से आके वायलेट कर रहे हैं। ये लोगों के साथ में 500-1000 की तादाद में लोग जमा होते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर दरगाह के पास कोई और लोग जमा ना हो, दरगाह के मुतक़िदीन जमा ना हो और वहाँ पर उसकी दिफा के लिए, हिफाजत के लिए जमा ना हो, जबकि बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। हत्ता कि जो है दरगाह के ताल्लुक़ से ऐसे ऐसे क्लेम करे जा रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर जाकर अब शिव मंदिर बना देंगे। इतना बड़ा क्लेम वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ का जो एमएलए है अप्पू गौड़ा पाटिल बोलता है कि हम यहाँ पर अब मंदिर बनाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कौन मंदिर बना सकता है? वक्फ प्रॉपर्टी है। और जो भी पीस कमेटी या फिर जो है जो कॉम्प्रोमाइज डील हुई है, ये टोटली इलीगल है। चाहे उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे उसके अंदर इस शहर के एमएलएज इन्वॉल्व हों या फिर जो है एक्स एमएलएज इन्वॉल्व हों, जो भी इन्वॉल्व हैं, ये तमाम तर लोग इस कॉम्प्रोमाइज डील को करने के कसूरवार हैं और ये हालात पैदा करने के कसूरवार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी इसके अंदर मुलविस है और मैं कांग्रेस पार्टी के कमरुल इस्लाम साहब की क़यादत में 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हूँ, कांग्रेस पार्टी के कई सारे ओहदों पर रहा हूँ। मैं
इस हरकत को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों के इस इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो है मैं कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से अपने आप को अलग कर देता हूँ। चाहता हूँ डीसी और एसपी की वजह से ये पूरी चीज़ें हुई हैं। ये दोनों ही जो है वायलेंस के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि 8-10 दिन पहले से इनको मालूम था संघ परिवार के लीडर्स मुतालिक आंदोलन स्वामी एमएलए यहाँ के पूरे लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को हलन चलो बोल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करना चाहिए था। एसपी मैडम को शर्म आनी चाहिए, जो लड़के दरगाह की हिफाजत के वास्ते ठहरे थे उनको जो है फसादी बोले हैं, राइटर्स बोले हैं। एसपी मैडम को मैं बोलना चाहूँ, कोसी के किताब आप पढ़कर जो एसपी बनी हैं, वो जो लड़के थे वो दरगाह की हिफाजत के लिए ठहरे थे। आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है फतराव करे बोलकर। फतराव करे होंगे, 10 से 15 लोग फतराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप जिंदा नहीं रह सकते थे। वहाँ पर वो हरकत नहीं हुई है। पूरा जिम्मेदार जो एसपी और डीसी हैं, दरगाह कमेटी जो सालों से चलते आ रहा, चलने देना था। क्यों उसको इशू क्रिएट किए हैं? एसपी मैडम जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, सबको राइटर्स बोले हैं, लकड़ी जमा किए हैं, पत्थर जमा किए हैं। बोले तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम जाके पत्थर लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। आरएसएस वाले लकड़ी लेके जो है पूरा मार्च कर सकती हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर। तो कोई मुसलमान अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए लकड़ी हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता? दरगाह कमेटी का इसके अंदर कोई कसूरवार नहीं है। एसपी मैडम और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से वो वायलेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पूजा की इजाज़त नहीं देता, पूजा करने नहीं देता, तो वायलेंस भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोरोना के दरमियान 1-1 साल मस्जिद मंदिर बंद थे, कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन पूजा करने की ज़िद की वजह से जो है ये वायलेंस हुआ।